कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों से संबंधित व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य का प्रयास, जिसमें भारतीय संविधान क्या कहता है। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको ये महत्वपूर्ण बातें समझ में आ सकें। इससे पहले आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अर्थान्वयन एवं नवीन न्यायिक दृष्टिकोण। तो मैं आपको बता दूं, अर्थान्वयन का मतलब होता है किसी बात यानी परिभाषा या शब्द को यथावत पढ़ा जाए, यानी ज्यों का त्यों रखा जाए। लेकिन जब कोई बात स्पष्ट नहीं होती है या कहीं पर कोई बात मौन होती है, कोई शब्द या भाषा, तो उसमें निर्वचन की प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा अपनाई जाती है। तो चलिए 4 महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताता हूं जो इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है मूल अधिकारों का विस्तृत निर्वचन, जिसमें आपको कोई बात स्पष्ट नहीं है कि मान लो आपको विदेश भ्रमण का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है या नहीं है, निःशुल्क विधिक सहायता आपका मौलिक अधिकार है या नहीं है। तो ऐसी महत्वपूर्ण बातें जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार आपके मौलिक अधिकारों के मुख्य रूप से भाग हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके वह अधिकार भी मूल अधिकार हैं जो भले ही इसमें उल्लिखित ना किए गए हों, लेकिन मनुष्य का जीवन जीने के लिए आवश्यक हों, तो वो अधिकार भी आपके मूल अधिकार कहे जाएंगे। जैसे विदेश भ्रमण, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, आश्रय का अधिकार, मनुष्य की गरिमा का अधिकार, एकांतता का अधिकार आदि अधिकार भी आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं, जोड़े गए हैं और ये मूल अधिकार हैं। फिर दूसरा है हमारा नैसर्गिक न्याय एवं सम्यक विधि प्रक्रिया में भेद नहीं, यानी सम्यक विधि प्रक्रिया आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी निर्णय में अपनाई जानी आवश्यक है, जिससे सही तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से आपके नैसर्गिक न्याय पूर्ण तरीके से कार्य किया जा सके। लेकिन इस बात को गोपालन के मामले में नहीं अपनाया गया, लेकिन मेनका गांधी के मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया। इसके साथ साथ पूर्ण रूप से बैंक नेशनलाइजेशन और मेनका गांधी के मामले में इसको पूर्ण रूप से अपनाया गया कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सम्यक विधि प्रक्रिया में आवश्यक है। तीसरा है हमारा न्यायालय की रिट याचिका यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्षेत्र का विस्तार। तो मैं आपको बता दूं, न्यायालय के अनुच्छेद 32 का बहुत विस्तृत रूप से विस्तार कर दिया गया है। जहां अभी तक यह सीमित था कि जो जेलों में बंद कैदी थे उनकी विमुक्ति से संबंधित था, लेकिन उनकी विमुक्ति के साथ साथ इसमें बताया गया है कि कोई ऐसी बात जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, अत्याचार होता है किसी प्रकार से, तो वहाँ पर भी लागू होती है। इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से इसमें आवाज़ उठाई जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा, और जो संघ रजिस्ट्रीकृत है वह भी आवाज़ उठा सकता है, जो संघ रजिस्ट्रीकृत नहीं है वो भी आवाज़ उठा सकता है। यह बात कही गई रेलवे कर्मचारी शोषित संघ बनाम भारत संघ के मामले में। और हमारे न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में बताया गया कि कोई व्यक्ति गरीब है, असहाय है, तो उसके लिए अन्य व्यक्ति या संघ आवेदन कर सकता है न्याय के लिए। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में श्रमिकों से संबंधित मामला था, जिस मामले में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दिलाए जाने के लिए बात की गई। तो यह भी उनके मूल अधिकारों से संबंधित जुड़ा हुआ मामला था, तो जिसमें इस महत्वपूर्ण बात के माध्यम से उन श्रमिकों के लिए अन्य लोग आवाज़ उठा सकें, आवेदन कर सकें, यह महत्वपूर्ण बात रखी गई थी। फिर है हमारा मानव अधिकार एवं संवैधानिक अधिकारों के बारे में, जिसमें सुनील बात्रा नंबर 2 के केस में कहा गया कि जेल में बंद कैदियों के साथ उनकी विमुक्ति के साथ साथ उनके साथ हो रहे अमानवीय एवं क्रूरतापूर्वक व्यवहार को रोका जाए। उसको रोकने के लिए प्रेम शंकर बनाम भारत संघ के मामले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि संविधान के उपबंधों का निर्वचन करते समय
अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र के संविधान के अनुच्छेद 5 के सिद्धांतों को अपनाया जाना आवश्यक है, जो मनुष्य को पूर्ण एवं गरिमामय जीवन जीने के लिए बताता है। उसमें जेल में बंद कैदियों के साथ साथ उनके साथ हो रहे अमानवीय एवं क्रूरतापूर्वक व्यवहार को रोकता है। इसके साथ साथ महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए संरक्षण प्रदान करता है। महिलाओं एवं बच्चों के लिए संरक्षण की बात करता है और लोगों को शुद्ध एवं जलवायु देने के लिए संरक्षण की बात करता है। और इसके साथ साथ निःशुल्क विधिक सहायता की भी बात करता है। ये महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से मैंने आपको भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अर्थान्वयन और नवीन न्यायिक दृष्टिकोण बताया। और कोई अधिकार आपका मौलिक अधिकार है या नहीं, उसका निर्वचन यानी तर्क व्याख्या कैसे न्यायालय करता है, इन सब बातों को आप जान गए होंगे। और इसी प्रकार आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आगे इसी प्रकार छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको समझाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।